जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं राइट, वो ध्यान रहे आपको कि ये प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर रीडिंग हमारी पहली हैबिट है। उसके बाद मैं आपको लेकर जाऊंगा कि जिनको 2024 देना है, 2023 देना है, 2022 देना है, उनके लिए पूरे साल या 2 साल के टाइम टेबल क्या होंगे। राइट, यही तो आपका क्वेश्चन था कि सर मुझे बता दो कि मैं 2 साल तक कैसे पढ़ूं या 1 साल तक कैसे पढ़ूं। मैं उसके बारे में बात करूंगा और उसके बाद मैं आ जाऊंगा आपके सिलेबस और उसके बाद मैं ज्योग्राफी की स्टार्टिंग वहां से अपनी कर दूंगा और एनवायरमेंट की स्टार्टिंग हो जाएगी आप सभी की। लेकिन आपके बहुत से मुद्दे जैसे टाइम मैनेजमेंट की डायरी आपको देना, ये सब जो है मैं तुरंत आपका जो है वो सेगमेंट कर दूंगा। नेक्स्ट वन, अब हम बात करते जैसे हम बात कर रहे थे सिलेबस को लेकर। न्यूज़पेपर में इकोनॉमी कैसे पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के मुद्दों को कैसे छांटा जाए, किस तरह की खबरों पर हमें सबसे पहले फोकस करके रखना है। एक बेसिक बिगिनर स्टूडेंट जो है वो किस तरह से अपने सेगमेंट को लेकर चल सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अर्थव्यवस्था के मुद्दों की अगर बात करें तो सबसे पहले जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, नंबर 1 लिखें आप मेरे साथ। सबसे पहला जो हम बात करेंगे वो हम लिखेंगे जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी आर्थिक समृद्धि और विकास संबंधी मुद्दे। आर्थिक समृद्धि और विकास संबंधी मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। जब भी आपने देखा होगा ग्रोथ के आंकड़ों को पकड़ना बड़ा आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। कैसे? अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ के जो हमारे सेगमेंट्स होते हैं वो बहुत ही आसान होता है आर्थिक समृद्धि से। आपने देखा होगा सरकार जीडीपी को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, सरकार एफडीआई लेकर आने की बात हो रही है, अभी स्पेक्ट्रम की बिकवाली हुई है, सरकार को बहुत राजस्व प्राप्त हुआ है, विनिवेश किया गया है, सरकार भारत में लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा निवेश करने के इच्छुक हैं, भारत जो है वो अपना बहुत सा सामान खुद ही बना रहा है। तो जो समृद्धि संबंधी मुद्दे, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, खाद्य महंगाई बढ़ रही है, निगेटिव टॉपिक हो गए, तो ये हमारे लिए सबसे पहला मुद्दा होता है, इसको जो है पकड़ना भी आसान होता है। लेकिन जो विकास संबंधी मुद्दे होते हैं उसको पता नहीं चलता कि आखिर डेवलपमेंटल सब्जेक्ट्स क्या होंगे। ये मैं आपको बताता हूं कि इसको ये डायरेक्ट कभी भी टॉपिक के रूप में नहीं आता है, ये कई बार ब्लर कॉन्सेप्ट के रूप में हमारे सामने आता है, जिसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा, जैसे मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंफ्रा, अवसंरचना। जब तक अवसंरचना नहीं होगी तब तक विकास नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रिसिटी हो गई, जो लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन करने के प्रयास हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्रयास हो रहा है जहां पर हम गरीबी को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ग्रामीण अवसंरचना यानी कि रूरल इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम खेती को समृद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से लोगों के जीवन में क्या होंगे, सकारात्मक परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं, उसमें पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाता है। तो अगर हम यहां पर सेगमेंट बात करें तो विकास संबंधी मुद्दे, मान लो महिलाओं के लिए कोई योजना चलाई गई, प्रोग्राम एंड पॉलिसीज है जिसमें युवाओं को जो है नौकरी देने की बात हो रही है, उनको स्किल देने की बात हो रही है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है, तो यहां पर जब हम बात करेंगे तो डेवलपमेंटल यानी विकास संबंधी मुद्दों के बारे में बात करेंगे। विकास संबंधी मुद्दों के बारे में हम बात करेंगे, राइट। तो अब ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। चलिए, तो ये एक सेगमेंट्स होता है। अब डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट कहते किसको, आप पहचानोगे कैसे कि साहब क्या इस पे लिखा होगा कि नहीं आज की न्यूज डेवलपमेंट वाली। अब मैं आपको बताता हूं कि डेवलपमेंट का मकसद क्या होता है। डेवलपमेंट आपको अगर पहचानना है कि ये न्यूज डेवलपमेंट बेस पे है तो आपको कुछ प्रश्न पूछने पड़ेंगे। नंबर 1, व्हाट हैपेंड विद पुअर्टी। इस पर्टिकुलर न्यूज का गरीबी को कम करने में क्या प्रभाव पड़ा, हाउ यू विद द हेल्प ऑफ दीज, कुछ भी आप डायरेक्टली उसको नहीं पा सकते। कई बार सीएसआर की बात हो रही है, कई बार कुछ फंड बनाने की बात हो रही है, इसका डायरेक्ट डेवलपमेंट से नहीं होता है, इसकी न्यूज को पकड़ना बहुत कठिन होता है। ठीक है, ये न्यूज बहुत ही छुपी हुई होती है, बच्चों को नहीं पता चलता कि हम इसको ग्रोथ में डालें या इसको हम डेवलपमेंट में डालें। तो क्या होता है कि व्हाट हैपेंड विद द पुअर्टी, इसका गरीबी पर क्या असर पड़ा, ये जो है वो गरीबी को कम करने में कितनी सहायक है। जो भी अगर आप पढ़ रहे हो, सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ पे बात कर रही है, स्कूल्स पे बात कर रही है, तो ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के बारे में बात हो रही है, ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन आप पूछोगे, व्हाट हैपेंड टू द एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, राइट। अब इसका रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है,
यानी इसकी वजह से अब रोजगार, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सरकारी नौकरी हो गया। क्या सरकार स्किलिंग करने की कोशिश कर रही है? क्या सरकार लोगों को जो है एंजल फंडिंग कर रही है? क्या सरकार जो है वो किस तरह के रूट बना रही है जिसमें जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो रही है, उनकी स्किलिंग करने की काम हो रही है, उनके स्कूल को इंडस्ट्री के साथ जोड़ने का प्रयास हो रहा है? तो ऐसे बहुत से सेगमेंट होते हैं जहां पर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। और तीसरा, व्हाट हैपेंड टू द सोशल डेवलपमेंट, यानी सोशल चेंजेस के साथ क्या बदलाव आ रहा है। जी हां, कई बार ऐसा होगा कि बदलाव जो होंगे वो सामाजिक होंगे, लेकिन आपको उसको इकोनॉमी की न्यूज में रखना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, मुद्दा होगा कि वो सामाजिक हो रहा है। जैसे मान लो कि किसी खास जगह पर बालिका विवाह बहुत ज्यादा हो रहा था, यानी कि बच्चियों की शादी कर दी जा रही थी 18 वर्ष की उम्र से पहले, लेकिन कुछ ऐसी प्रोग्राम पॉलिसीज लगाई गई जहां बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई, उनकी शादी पर जो है सरकार सहायता की बात कर रही है। तो इन सब के माध्यम से क्या होगा, अब बच्चियों की जो अल्प आयु में शादी हो रही थी, जो उनकी कम एज में शादी हो रही थी, वो आगे चली गई। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, ये एक सामाजिक बदलाव का एजेंट काम करता है। इकोनॉमिक्स हमेशा सोसाइटी के साथ जुड़ा होता है, तो ये सोशल चेंज के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। इसका मतलब आप इसको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ लेकर जा सकते हैं। ये इकोनॉमिकल सोशल डेवलपमेंट का पार्ट होगा। क्या होगा? इकोनॉमिकल सोशल डेवलपमेंट का पार्ट होगा। इकोनॉमी कभी एब्सोल्यूट नहीं होती है, ये निरपेक्ष नहीं होती, वो आपको पढ़नी ही नहीं है। जो समाज राजनीति में परिवर्तन लाने का प्रयास करेगी, जो चेंजेस लाने का प्रयास करेगी, वही सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा। यहां पर हम लोग देखेंगे। क्लियर है? बच्चों ने कहा मिड डे मील योजना हो गया, बिहार में कन्या उत्थान जो है वो सेगमेंट्स हो गए। तो यहां पर जो है वो ग्रोथ, जहां पर अभी जैसे किसी ने पूछा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है, तो ग्रोथ कैन बी एब्स्ट्रैक्ट। ग्रोथ जैसे जीडीपी ग्रोथ हो गई, तो ग्रोथ जो होती है उससे जरूरी नहीं है कि ग्रोथ का मतलब होता है आउटपुट में वृद्धि, यानी आपका निष्पादन में वृद्धि हो जाएगी, आउटपुट आपका बढ़ जाएगा। बट इसका यह मतलब नहीं कि अगर अंबानी का पैसा बढ़ गया तो गरीब आदमी के जीवन में कोई पॉजिटिव परिवर्तन आ गया या कोई बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए। उसके लिए जरूरी है, जहां ग्रोथ का मतलब होता है कि सभी संसाधनों में उत्पादन की वृद्धि बढ़ जाए, वहीं डेवलपमेंट कहता है कि जो आपने कमाया है वो लोगों तक पहुंच जाए, उनके बीच में वितरित हो जाए। यह सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। सवाल है कि न्यूज़पेपर में ना तो ग्रोथ के नाम से खबर आती है ना डेवलपमेंट के नाम से खबर आती है। सिलेबस में आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों टॉपिक दिए हुए हैं। यही विरोधाभास आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यही जो चीजें आपको यूपीएससी, मैंने क्या कहा था, मेरा टॉपिक क्या था, रीअरेंजमेंट ऑफ द सिलेबस, रीअरेंजमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर आप करने जा रहे हैं। न्यूज़पेपर को अपने हिसाब से आप तोड़ेंगे। एग्जाम आपके पास जो खबर आ रही है, जैसे मान लो सुकन्या समृद्धि योजना, फलाना योजना, किसी बारे में, मैं इसको अपने सिलेबस के किस पार्ट में कहां पर लेकर जाऊंगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट जो होता है वो इसके साथ बात होती है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यूपीएससी में ये दो शब्द हैं, यूपीएससी में ये दो शब्द हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में ये दो शब्द नहीं हैं। अब मुझे दोनों के बीच में लिंक करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा न्यूज़पेपर मेरे हिसाब से काम नहीं करेगा। और आप तो अब मालिक बनने जा रहे हैं न्यूज़पेपर के। अब न्यूज़पेपर तुम्हें डराएगा नहीं, अब न्यूज़पेपर तुम्हारा गुलाम बन के रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक बहुत ताकतवर तरीका है कि न्यूज़पेपर को घुमाकर रीअरेंज मुझे कैसे करना है और कम से कम टाइम में मुझे इसको पढ़ना कैसे है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप ये तीन प्रश्न पूछने की हैसियत रखते हैं किसी समाचार से कि मैं जो पढ़ने जा रहा हूं उसका गरीबी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, इसका एम्प्लॉयमेंट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसका सोशल चेंजेस यानी सामाजिक बदलावों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तुरंत वो आपको जवाब दे देगा और आपको पता चल जाएगा ये खबर मेरे लायक है या नहीं है। क्योंकि समय बहुत कीमती है, आपको समय बचाना सीखना पड़ेगा। राइट? अब देखिए, ये है ट्रिक। कई बार साल साल भर आप तैयारी कर लेते हैं और आपको ट्रिक नहीं पता चलती है। आपको ट्रिक नहीं पता चलती है कि ये किस तरह से मुझे अपना न्यूज़पेपर और अपने सिलेबस के बीच में एक पुल बनाना है। ये दो अलग अलग दुनिया है, और अगर आपने पुल बना लिया, यू जस्ट वॉक द लाइन। ठीक है, ये दुनिया तुम्हारी है। टॉपिक रिलेटेड टू द बैंकिंग एंड आरबीआई। बैंकिंग एंड आरबीआई। अब बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग में क्या पढ़ोगे, किसी दिन कोई खबर आ गई, किसी दिन कोई फलाना बैंक हो गया, ठिकाना हो गया, फिर यहां पर यही तीन प्रश्न। बैंकिंग का सीधा सा मतलब होता है ये एक सोशियो इकोनॉमिक पूल होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है बैंकिंग में दो पार्ट हो गए। अब यहां बड़ी सावधानी है। एक तो कई बार इससे विशुद्ध अर्थशास्त्र के क्वेश्चन आते हैं
जो एक अर्थशास्त्री के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम तो अर्थशास्त्री हो नहीं, तुम तो भारत की जो है वो प्रशासनिक सेवा का भाग होना चाहते हो, और तुम्हारी जो इकोनॉमिक्स है उसका जो नजरिया है वो बिल्कुल अलग है। तो तुम अपने नजरिए को जस्टिफाई कैसे करोगे, ये भी देखना एक बड़ा जरूरी है। तो अब यहां पर आप क्या करते हो, आप बैंकिंग के सामाजिक आर्थिक पक्ष को जोड़ते हो, यानी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर को जोड़ते हो। यानी बैंकिंग की वो खबर, बैंकों से रिलेटेड पता नहीं कितनी खबरें आती हैं, बेकार होता है, कभी सेंसेक्स चढ़ा घटा उतरा गिरा पटका, ठीक है, बैंक में ये वाली बात हो गई, कल वो घोटाले में पकड़े गए, आपको लगता है ओह ये सबसे इंपॉर्टेंट। नहीं, अब मैं आपको बताता हूं, जो बैंक का मतलब होता है सोशियो इकोनॉमिक पूल, सोशियो इकोनॉमिक पूल, सोशियो इकोनॉमिक पूल, अर्थात सोशियो इकोनॉमिक का मतलब होता है सामाजिक आर्थिक, ये पूल होता है, इसमें समाज का ही पैसा लगा होता है और ये समाज के हित के लिए काम कर रहा होता है, सोसाइटी की इंप्रूवमेंट के लिए काम कर रहा होता है। तो फिर वही 3 क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू, कौन सी खबर मुझे पढ़नी है, वो जितने भी बैंकिंग इनिशिएटिव जो पुअर्टी अथवा फाइनेंशियल इंक्लूजन, ध्यान से सुनते जाओ, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम कर सकते हैं, यानी वित्तीय समावेशन के लिए। भाई मुझे बताओ, मैं एक गरीब आदमी हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत एक गरीब इंसान हूं, मुझे सबसे पहले किस चीज की जरूरत होगी, मुझे सामाजिक समावेशन की आवश्यकता होगी, पहले मुझे तत्काल रूप से वित्तीय समावेशन की आवश्यकता होगी। सामाजिक समावेशन की, मैं जाति प्रथाएं खत्म हो जाएं, मैं जो है धर्म के आधार पर विभाजन ना हो, लिंग के आधार पर विभाजन ना हो, सबको बराबर सहूलियत मिले, ये आदर्श हैं, ये समाज के आदर्श हैं, ये आइडियोलॉजी ऐसे होने चाहिए। बट कितने दिन में इनका कोई मेजरमेंट है तुम्हारे पास? तो आज की डेट में मुझे क्या चाहिए भाई, भूख से तड़प रहा हूं, मुझे 2 वक्त का खाना चाहिए, सर पे छत चाहिए, मेरे बच्चे को स्कूल में जो है वो एडमिशन करा दो, मुझे बस इतना ही चाहिए। यानी मुझे डायरेक्टली अभी जो हो सकता है, मुझे वो चीजों की आवश्यकता है, और इसका मतलब है मेरा वित्तीय संसाधन कर दो, मैं समाज से अपनी चीजें खींच लूंगा, मैं ले लूंगा। तो मेरे लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने देखा क्या क्या क्वेश्चन आया है, पीरियोडिक सेक्टर लेंडिंग का क्वेश्चन आया है, आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्वेश्चन आया ना, इस बार भी क्वेश्चन आया है, आपको क्वेश्चन के थ्रू मैं जस्टिफाई करा सकता हूं। बैंकिंग का वो क्षेत्र जो गरीबों की मदद कर रहा है, जो एंजल फंडिंग कर रहा है, स्टैंड अप इंडिया का क्वेश्चन आया, स्टार्टअप इंडिया का क्वेश्चन आया। वो क्वेश्चन इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको यह समझना है कि बैंकिंग का वो पार्ट, मोदी कितना पैसा लेकर नीरव मोदी भाग गया, फलाना हुआ, यह सेकेंड चीज है। यहां पर बात हो रही है, अब जैसे एक बच्चे ने लिखा कि 4 बैंकों में परिवर्तन हुआ, इसने खबर पढ़ ली, लेकिन उस परिवर्तन के पीछे कारण क्या था, यह है आपका करंट अफेयर्स। और वो तब समझ में आएगा क्योंकि उसके भाई सरकार ने कोई काम किया है, कोई बड़ा स्टेप उठाया है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच होगी, एक बहुत बड़ा एक थॉट प्रोसेस होगा, तभी तो इतना बड़ा कदम उठाया गया। वो थॉट प्रोसेस क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जानना। और उस थॉट प्रोसेस के केंद्र में क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कि व्हाट हैपेंड टू द पुअर्टी। और पुअर्टी मिटाने का सबसे बढ़िया तरीका है फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी वित्तीय समावेशन। तो वित्तीय समावेशन, आज आप देखो, आज गरीबों के खाते में डायरेक्टली पैसा जा रहा है, आज सब्सिडी का पैसा सीधे खाते में जा रहा है, आज चाहे डीबीटी परियोजना हो यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो ये सभी क्या है, ये आपको डायरेक्टली फाइनेंशियल यानी वित्तीय समावेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपका वित्तीय समावेशन हो गया तो आप गरीबी से लड़ने में सबसे ताकतवर साधन यहां पर क्रिएट हो सकता है। दूसरी खबर, फिर क्वेश्चन वही बता रहा हूं जो अमर्त्य सेन ने कहा, आस्क द क्वेश्चन, क्या व्हाट हैपेंड टू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के साथ क्या हुआ, यानी क्या बैंक पर्याप्त मात्रा में निवेश करा पा रहे हैं? क्या निवेश जब तक नहीं होगा तब तक उत्पादन नहीं होगा, जब तक उत्पादन नहीं होगा तब तक रोजगार नहीं होगा, जब तक रोजगार नहीं होगी तब तक आय नहीं होगी, राइट। तो यहां पर क्या होगा, दैट इज व्हाट हैपेंड टू द एम्प्लॉयमेंट, बैंकों के किस काम से रोजगार को बढ़ाने में। इसका मतलब नहीं कि बैंक वाले कितनी नौकरी दे रहे हैं, बैंक एक सोशियो इकोनॉमिक पूल है। जैसे तुम्हारे शरीर में रीढ़ की हड्डी अगर नहीं हो तो तुम सीधे खड़े नहीं हो सकते, उसी तरह राष्ट्र की अर्थव्यवस्था तब तक सीधी खड़ी नहीं हो सकती जब तक उसका बैंकिंग तंत्र मजबूत नहीं होगा। तुम कहोगे साहब रीढ़ की हड्डी, मैं तो हाथ से, मैं तो बॉडी जो है मैं बहुत मसल्स बनाता हूं, मैं डंबल भारी भारी उठाता हूं, लेकिन अगर तुम्हारी रीढ़ की हड्डी नहीं है तुम कभी भी सीधे नहीं खड़े हो सकते, याद रखना। तो अगर अर्थव्यवस्था में तुम्हें कोई सीधा खड़ा मजबूत खड़ा रह सकता है तो वो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन होती है। और भारतीय अर्थव्यवस्था की बैकबोन जो है वो उसका बैंकिंग तंत्र, उसका वित्तीय तंत्र, यानी उसका जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम होता है, ये बात याद रखिएगा।
तो आपको जो पढ़ना है वो ये है कि बैंकों की कौन कौन सी एक्टिविटी से, मान लो बैंक जो है वो रेपो रेट या जो है वो बैंक दरों को कम कर रहे हैं, बैंक दरों को कम करने की वजह से लोन सस्ते होंगे, क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा, लोन सस्ते होंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जब खरीदारी करेंगे, लोन सस्ता होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग निवेश करेंगे, जब ज्यादा से ज्यादा लोग निवेश करेंगे तो उतना ज्यादा रोजगार भी पैदा होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदारी करेंगे तो जिसका सामान खरीदा जाएगा वो ज्यादा ज्यादा उत्पादन करने के लिए उत्साहित होगा। और मेरे पास भैया एक फैक्ट्री है, एक मशीन है, मैं एक सामान पैदा करता हूं, बनाता हूं, एक आदमी को रोजगार देता हूं, जब मेरे सामान की मांग आएगी तो मैं 2 मशीन लगाऊंगा, 2 आदमी को नौकरी दूंगा, ज्यादा उत्पादन करूंगा, राइट और रॉन्ग, तो मैं ज्यादा जो है वो क्या करूंगा, जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूंगा। आप में से बहुत लोगों को लगता होगा एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है सरकारी नौकरी में भर्ती, ऐसा नहीं होता। बैंकिंग तंत्र एक बहुत मजबूत सिस्टम की संरचना करते हैं, क्लियर है। और तीसरा, बैंकों से सोशल चेंजेस क्या हो रहे हैं। अब कहोगे अरे सर इसमें बैंक वाले की क्या भूमिका, इसमें सरकार काम करती है। ना ना भैया, सोशल चेंज में बैंक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बैंक सोशियो इकोनॉमिक पूल हैं, सामाजिक आर्थिक एक पूल हैं, एक स्विमिंग पूल की तरह से पानी आके जमा हो रहा है। और तुम अगर किसी को गरीबी से निकालना चाहते हो तो उसको वित्तीय जो है वो क्या कर दो, समावेशन करा दो। भाई एक महिला है, सिंपल सा, मैं अपनी क्लास में बहुत एग्जांपल ये दे चुका हूं। अचार आपके यहां भी आसपास 10 ऐसी महिलाएं होंगी जो अचार बहुत अच्छा बनाती, कटहल का हो गया, आम का हो गया, फलाने का हो गया, राइट। सिंपल सा, आप अपने आसपास देखिए, आप सिंपल अपने आसपास देखिए, वो अचार अच्छा बनाती हैं। आपने देखा होगा बना बना के घर भर में बढ़ जाता है, थोड़ा सा उनको दे दिया, थोड़ा उनको दे दिया। लेकिन अगर उनको बर्तन खरीदने, 1-2 बंदों को हायर करने, उनको औजार खरीदने, प्रिजर्वेटिव खरीदने, प्रचार करने के थोड़ा बहुत भी अगर पैसा उनको फंड मिल जाए, तो वही महिला अचार बेचकर न सिर्फ अपनी आय को सुनिश्चित कर सकती है, वो जाने कितनी महिलाओं को रोजगार भी दे सकती है। हां या ना, आपने आसपास ये देखा है या नहीं देखा, मुझे जरूर बताएं, मुझे जरूर बताएं कि ऐसा आपने देखा है या नहीं देखा है, राइट। तो इसका सीधा सा मतलब है, लिज्जत पापड़ सबसे अच्छा एग्जांपल है, कितनी महिलाओं को और कितने लोगों को उसमें रोजगार मिला, पापड़ बनाने के बिजनेस में। कितनी महिलाएं बहुत टैलेंटेड होती हैं, अपने घरों में छोटी छोटी चीजें बनाती हैं, लेकिन वहीं पर वो बेकार हो जाता है टैलेंट। लेकिन इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि उनको निवेश करने के लिए प्रारंभिक पूंजी जो होती है, जो आपकी इनिशियल कैपिटल होती है, वो उनको नहीं मिलती है। और जब उनको वो इनिशियल कैपिटल नहीं मिलती है तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि वो अपने आइडियाज को प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जब आइडियाज को इंप्लीमेंट आप नहीं कर पाते, टाइमली आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं मिल रहा है, तो भैया वो जो कच्चे आम का अचार मिलता है वो बैठ के वेट नहीं करेगा कि तुम्हें जो है लोन कब मिलेगा, वो बेचारा पक जाएगा और लोग उसको खा पी के निकल जाएंगे। तो यहां पर ये होता है कि जो माइक्रो क्रेडिट्स होता है, जिसको डॉक्टर यूनिस ने कहा था, यानी सूक्ष्म ऋण, उस महिला को बहुत बड़े 3,000-4,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता नहीं है। वो महिला कह रही है मुझे 10,000-20,000 रुपए का सूक्ष्म ऋण दे दो। तो वो तभी होगा जब राष्ट्र का बैंकिंग तंत्र बहुत मजबूत होगा। एक किसान कह रहा है कि मुझे अपनी खेती में तकनीकी का परिवर्तन करना है, वो तभी होगा जब आपका राष्ट्र जो बैंकिंग तंत्र है वो गांव तक पहुंचा हो और उसके खुद के अंदर फाइनेंशियल जो है वो मजबूती हो। अगर वही बेचारा कंगाल है, वही जो है भिखारी की तरह मांग रहा है, हम खुद ही सरकार से जिंदा रहने के लिए मांग रहे हैं, चाचा दे दो, तो वो क्या तुम्हारी मदद करेगा? तुम लोन मांगने पहुंचोगे, अरे हम तो खुद ही सरकार से मांगे यार, हम तुम्हें कहां से दें। हमारे कई सरकारी बैंकों की हालत ऐसी हो गई थी कि वो बैंक के रूप में तो थे, लेकिन उनको जिंदा होने के लिए सरकार से पैसा लेना पड़ता था।